नेपाल की सड़कों पर इस वक्त जो माहौल है वह किसी तूफान से कम नहीं लग रहा। हर तरफ चीख पुकार है। लोग सरकार के खिलाफ ऐसे उतरे हैं जैसे अब किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। शुरुआत सोशल मीडिया बैन से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह गुस्सा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गया। लोगों ने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। संसद की दीवारें कांप उठीं और मंत्री अपने घरों में छुपने लगे। भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तक को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस की गाड़ियां पलट दी गईं और थानों पर हमला कर दिया गया। इधर सेना की तैनाती की गई, लेकिन जवान भी भीड़ के आगे असहाय दिखे। सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ चुका था और कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि हालात इतने जल्दी इस कदर बिगड़ जाएंगे। इसी बीच अचानक कैमरे के सामने एक चेहरा आया। यह चेहरा था नेपाल के पूर्व सैनिक कैप्टन माधव खड़गा का। आंखों में आंसू, शरीर पर जख्म और आवाज में ऐसा दर्द कि सुनने वाले सन्न रह गए। उन्होंने कैमरे पर ही चिल्लाकर कहा कि अब इस भ्रष्ट सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी, अब सीधे राष्ट्रपति और आर्मी चीफ से बात करनी होगी। उन्होंने अपील की कि भारत से तुरंत एक मध्यस्थता टीम भेजी जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि अगर मदद नहीं मिली तो नेपाल पूरी तरह विध्वंस की ओर बढ़ जाएगा। और तभी उन्होंने सबसे बड़ा राज खोला कि उनका बेटा अचानक गुम हो गया है। बेटा जो भारतीय दूतावास में काम करता था, वह पिछले हफ्ते ही वहां ज्वाइन हुआ था। आंदोलन के बीच वह भी साथ था और अचानक गायब हो गया। पिता ने बताया कि दोपहर 2 बजे से उसने खोज शुरू की। 2:30 बजे तक बेटा नहीं मिला। 3 बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा और फिर 4 बजे से फोन पूरी तरह बंद हो गया। यह सुनकर लोग सकते में आ गए। सोचिए, एक पिता जो पहले से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहा हो और उसी का बेटा अचानक लापता हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वह बार बार अपना शरीर दिखाता रहा। देखो, यहां चोट लगी है, वहां चोट लगी है। पुलिस ने मुझे भी पीटा, लाठियां बरसाईं, पुट्ठे पर चोट है, पीठ पर चोट है, हाथ पर चोट है, और मैं फिर भी हार मानने वाला नहीं हूं। भीड़ ने उसके दर्द को महसूस किया और देखते ही देखते हजारों युवा उसकी तरफ उमड़ पड़े। वह कहने लगा कि अब यह आंदोलन मेरा व्यक्तिगत हो चुका है और मैं खुद इसकी अगुवाई करूंगा। तभी किसी ने बीच से मजाक में कहा कि पहले बेटा मिल जाए तो आंदोलन करना, नहीं तो बेटे ने खुद कॉल कर दी और बैटरी डाउन हो गई होगी। भीड़ में हल्की हंसी जरूर गूंजी, लेकिन अगले ही पल एक सूचना आई जिसने सबको हिला दिया। कहा गया कि अस्पतालों में 30 लाशें पड़ी हैं और शायद उनमें उसका बेटा भी हो सकता है। यह सुनते ही सन्नाटा फैल गया। पिता की आंखों में आंसू भर आए। वह बार बार कहता रहा कि मुझे वहां जाने दो, मुझे खुद देखना है कि क्या मेरा बेटा उन लाशों में है। यह सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। युवा भीड़ और ज्यादा भड़क गई। उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, मध्यस्थता टीम बुलाओ, भारत से मदद लो। और इस तरह नेपाल की धरती पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। संसद बिखर गई। विपक्ष के नेता भागते नजर आए और आम जनता ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। आंदोलन की आग गांव-गांव तक फैल गई। इंटरनेट बंद था, लेकिन लोग ब्लूटूथ से संदेश भेज रहे थे। कोई कह रहा था कि यह सब सुनियोजित है, कोई कह रहा था कि विदेशी ताकतें नेपाल को अस्थिर करना चाहती हैं। लेकिन जनता का गुस्सा अब किसी के बस में नहीं था। हर घर से लोग निकलकर सड़कों पर आ रहे थे। इधर भारतीय दूतावास के बाहर भीड़ जमा हो गई और नारे लगे कि भारत को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। युवा नेता चिल्ला रहे थे कि अगर भारत ने मध्यस्थता नहीं की तो नेपाल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और इसी भीड़ में कैप्टन माधव बार बार यही दोहरा रहे थे कि अब मुझे राष्ट्रपति और सेना प्रमुख से मिलना है, क्योंकि यही वह लोग हैं जिनसे अब बात हो सकती है। सरकार पर से विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है। लोग कह रहे थे कि संसद सिर्फ भ्रष्टाचार की मंडी बन चुकी है। कोई नेता ईमानदार नहीं बचा। जनता अब अपना रास्ता खुद तय करेगी। और यह सब सुनते हुए ऐसा लग रहा था जैसे नेपाल का लोकतंत्र बिखरकर एक अंधेरे गड्ढे में जा रहा हो। सवाल यही है कि क्या भारत सचमुच मध्यस्थता करेगा? क्या मोदी जी इस संकट की घड़ी में नेपाल की मदद करेंगे, या फिर यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि नेपाल की पूरी व्यवस्था राख में बदल जाएगी? सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ यह आग और ज्यादा फैल रही है और कोई नहीं जानता कि इसका अंत कहां होगा। पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। काठमांडू की गलियां इस वक्त किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं दिखती। संसद भवन की ऊंची दीवारें, जिन पर कभी लोकतंत्र का गर्व झलकता था, अब आग और धुएं में लिपटी हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास, जो सत्ता का प्रतीक माना जाता था, अब राख का ढेर बन चुका है। लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसी भी तरह की सरकारी इमारत सुरक्षित नहीं बची, चाहे वह सिंह दरबार का ऐतिहासिक परिसर हो या नेपाली कांग्रेस का दफ्तर। हर तरफ सिर्फ जलती आग और टूटती खिड़कियां दिखाई दे रही हैं। भीड़ का गुस्सा नेताओं पर टूट पड़ा। विदेश मंत्री को लोगों ने सड़क पर गिराकर पीटा। वित्त मंत्री की गाड़ी को पलट दिया गया।
कई मंत्रियों को भागते हुए जनता ने पकड़ लिया और उन पर लाठियां बरसाईं। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी तक को उनके घर से बाहर घसीट कर निकाला गया। उनके साथ मारपीट हुई और लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया। यह दृश्य देखकर लोग सन्न रह गए कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश में यह सब कैसे हो सकता है। लेकिन सच यही है कि जनता अब इस कदर गुस्से में है कि किसी पर भी रहम नहीं कर रही। इस गुस्से के पीछे की असली वजह सिर्फ सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन नहीं है। दरअसल यह बैन सिर्फ चिंगारी का काम कर गया। असली आग जनता के अंदर वर्षों से पल रहे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ थी। 8 सितंबर को शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते ही देखते इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 9 सितंबर को ही इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफा देने के बाद से वह कहां हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। कोई कह रहा है कि वह दुबई भागने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने की वजह से फंस गए। कोई कह रहा है कि वह अभी भी काठमांडू में किसी सुरक्षित ठिकाने पर छुपे हुए हैं। उनका भक्तपुर स्थित बालकोट आवास प्रदर्शनकारियों ने पहले ही जला दिया है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है और सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। टूरिस्टों को होटल से निकालकर शटल बसों में छिपाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। यानी हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि बाहर की दुनिया से नेपाल लगभग कट चुका है। सेना सड़कों पर उतार दी गई है। जगह जगह कर्फ्यू जैसा माहौल है, लेकिन युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हैं और असल संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। कई अस्पताल लाशों और घायलों से भर चुके हैं। भीड़ ने जेलें तोड़ दी हैं, कैदी भाग निकले हैं, पुलिस थाने खाली हो गए हैं, संसद भवन में आग लगा दी गई है। यह सब देखकर लगता है जैसे नेपाल किसी अराजक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालो। अब जनता खुद अपना रास्ता तय करेगी। सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है, लेकिन जनता ने हार नहीं मानी। ब्लूटूथ नेटवर्क और छोटे छोटे मोबाइल ऐप के जरिए लोग आपस में संदेश पहुंचा रहे हैं। सरकार ने इंटरनेट बंद किया, लेकिन जनता ने तकनीक का दूसरा रास्ता खोज लिया और यही सरकार की सबसे बड़ी हार साबित हुई। लोग एक दूसरे को संदेश भेजकर जुट रहे हैं। गांव-गांव से लोग राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। युवाओं ने कहा कि अब यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरी व्यवस्था बदल नहीं जाती। कोई कह रहा है कि यह सब किसी विदेशी ताकत की साजिश है। कोई कह रहा है कि यह जनता का असली विद्रोह है। लेकिन एक बात साफ है कि जनता अब अपने नेताओं को छोड़ने वाली नहीं है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है कि केपी शर्मा ओली आखिर कहां हैं। जनता उन्हें ढूंढ रही है। कोई कह रहा है कि वह किसी सेफ हाउस में छिपे हुए हैं। कोई कह रहा है कि सेना ने उन्हें अपनी सुरक्षा में रखा है। लेकिन अगर जनता को उनके ठिकाने का पता चल गया तो सबसे पहले उन्हीं पर भीड़ का कहर टूटेगा। इस बीच अफवाहें भी फैल रही हैं कि ओली ने गुपचुप तरीके से देश छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने की वजह से सफल नहीं हो सके। अगर ऐसा सच हुआ तो यह नेपाल की राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन माना जाएगा। लेकिन अगर वह नेपाल में ही छिपे हुए हैं तो यह सवाल उठता है कि आखिर एक प्रधानमंत्री जिसने देश की कमान संभाली, वह जनता का सामना करने से क्यों डर रहा है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जनता अब किसी भी खबर पर विश्वास नहीं कर रही। लोग कहते हैं कि जब तक ओली सामने आकर सब सच नहीं बताते, तब तक गुस्सा और भड़कता जाएगा। सड़कों पर निकले युवाओं के हाथों में तिरंगे हैं। कुछ ने पोस्टर उठा रखे हैं जिन पर लिखा है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी सड़कों पर देखे गए जो अपने माता पिता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक विद्रोह में बदल गया है। कोई कहता है यह नेपाल का सबसे बड़ा क्रांति का दौर है। कोई कहता है यह अंधकार की ओर पहला कदम है। लेकिन सच यही है कि सड़कों पर जो आग लगी है वह अब भी जल्द बुझने वाली नहीं है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन हर जगह गोलियों और आंसू गैस के बावजूद जनता पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की नजरें भी नेपाल पर टिकी हुई हैं। भारत, चीन और अन्य देश लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि नेपाल की सीमाएं सीधे भारत से जुड़ी हैं। अगर अशांति बढ़ी तो इसका असर भारत के सीमावर्ती राज्यों पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि लोग अब मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत से मध्यस्थता टीम नेपाल आनी चाहिए ताकि हालात शांत हो सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस आग में कूदेगा या फिर दूर रहकर देखता रहेगा। सस्पेंस यहीं और गहराता है कि ओली कहां हैं। क्या वह जिंदा हैं? क्या वह किसी सेफ हाउस में छिपे हुए हैं? क्या वह देश छोड़ चुके हैं या फिर सेना ने उन्हें गुपचुप तरीके से सुरक्षित कर लिया है? जनता यह सब जानने को बेचैन है और जैसे ही सच्चाई सामने आएगी नेपाल का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा।
फिलहाल इतना साफ है कि नेपाल का यह संकट इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला सबसे बड़ा बवाल है और इसका असर आने वाले समय में सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर देगा। नेपाल के हालात बिगड़ने के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर चौकसी को जिस स्तर पर मजबूत किया है उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और यह तस्वीरें किसी युद्धकालीन तैयारी से कम नहीं लग रही। सीमा सुरक्षा बल के जवान अब हर चौकी पर दुगुनी तादाद में तैनात हैं। कहीं जवान नदी किनारे नावों के जरिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। रात के अंधेरे में टॉर्च और थर्मल कैमरों के सहारे निगरानी का दायरा बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उन सीमावर्ती इलाकों में जहां से नेपाल की खुली सीमा गुजरती है, वहां अब हर आने जाने वाले की कड़ी जांच की जा रही है। आमतौर पर जहां लोग आसानी से नेपाल और भारत के बीच आवाजाही करते थे, वहां अब हर व्यक्ति से पहचान पत्र मांगा जा रहा है। हर सामान की तलाशी हो रही है, हर गाड़ी की डिक्की खोली जा रही है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार अलर्ट मोड में हैं। सीमा से जुड़ी चौकियों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती हो चुकी है और हर घंटे उनकी रिपोर्टिंग सीधे गृह मंत्रालय तक जा रही है। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नेपाल में जो उपद्रव हुआ उसके दौरान कई जेलें तोड़ दी गईं और वहां से दर्जनों कैदी भाग निकले। शुरुआती खबरें आईं कि ये कैदी नेपाल से भागकर भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और यही खबर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बनी। सिद्धार्थ नगर जिले के पास जब कुछ संदिग्ध लोग भारतीय इलाके में दाखिल होते देखे गए तो एसएसबी के जवानों ने तुरंत उन्हें रोक लिया। पूछताछ में जब वे कोई वैध पहचान पत्र नहीं दिखा पाए तो शक और गहरा गया। जांच में साफ हुआ कि ये सभी नेपाल की जेल से भागे कैदी ही हैं जिन्हें भारत की सीमा पर दबोच लिया गया। इन सबको हिरासत में लेकर स्थानीय पुलिस को सौंपा गया ताकि आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई हो सके। शुरुआती पूछताछ में ही पता चला कि नेपाल में हुए उस बड़े जेल ब्रेक में ये भी शामिल थे और मौका मिलते ही भागकर भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया और यही वजह है कि अब हर चौकी पर तैनाती बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पेट्रोलिंग चाहे वह पैदल हो या वाहन आधारित सब दुगुनी कर दी गई है। नाका पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है और किसी को भी बिना चेकिंग के अंदर आने की इजाजत नहीं है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नेपाल की अशांति के असर से भारत को बचाने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। यही वजह है कि एसएसबी, यूपी पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। नेपाल की सशस्त्र पुलिस यानी एपीएफ से भी लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है ताकि अगर किसी तरह की सूचना मिले तो तुरंत साझा हो सके और उसके मुताबिक भारतीय सीमा पर सुरक्षा इंतजामों को अपग्रेड किया जा सके। इस समय भारत के गृह मंत्रालय की विशेष निगाह इस पूरी स्थिति पर है क्योंकि नेपाल के हालात अब सिर्फ उसके आंतरिक संकट तक सीमित नहीं रहे बल्कि उनका सीधा असर भारत की सीमाओं पर भी देखा जा सकता है। नेपाल में जिस तरह से आंदोलन ने हिंसा का रूप लिया, संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास तक को आग के हवाले कर दिया गया। नेताओं पर हमला हुआ, जेलें टूटी, सैकड़ों कैदी बाहर आ गए, सेना को सुरक्षा संभालनी पड़ी, कर्फ्यू लगाना पड़ा। उस पूरे घटनाक्रम ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ने दिया। सेना और पुलिस ने साफ कह दिया कि नेपाल की आग का असर किसी भी हाल में भारतीय इलाकों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इसी वजह से सीमा पर एक तरह से अर्ध आपातकालीन हालात बना दिए गए हैं, जहां हर पॉइंट पर चेकिंग, फ्रिस्किंग और पूछताछ के बाद ही किसी को गुजरने दिया जा रहा है। पेट्रोलिंग में अब थर्मल स्कैनर, ड्रोन और नाइट विजन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कोई घुसपैठ न कर सके। नेपाल में उपद्रव के बाद हालात जिस तरह से बेकाबू हुए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। कई नेता भाग निकले, सेना ने कमान संभाल ली, पुलिस पूरी तरह से विफल हो गई। यह सब भारत के लिए इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि दोनों देशों की सीमा खुली है। वहां का राजनीतिक संकट सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ता है। यही वजह है कि भारत अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। सवाल यही है कि नेपाल की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी? क्या वहां कोई नई सरकार बनेगी? क्या वहां फिर से लोकतंत्र की वापसी होगी या सेना लंबे वक्त तक कमान संभाले रखेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन भारत ने अपने हिस्से का काम पहले ही कर लिया है। वह है सीमा को पूरी तरह सील कर देना और हर गतिविधि पर चौकस नजर रखना। अधिकारियों ने साफ किया है कि भारत की सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध लगाने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नेपाल की अशांति का असर भारतीय इलाके में नहीं पहुंचने दिया जाएगा
लेकिन सस्पेंस यही है कि नेपाल की सियासत अब किस करवट बैठेगी, कौन नई सत्ता का नेतृत्व करेगा और यह संकट आखिर कब तक चलेगा। नेपाल की सड़कों पर हिंसा जिस तरह से फैलती जा रही है उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। पड़ोसी देश की आग भारत को भी बेचैन कर रही है और यही वजह है कि भारत सरकार ने न केवल नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, बल्कि लगातार हालात पर बारीकी से नजर भी बनाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बयान सामने आया, लेकिन सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी थीं और अब उनका रुख भी साफ हो गया है। पीएम मोदी ने हिंसा पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए नेपाल की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। यह जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इस उग्र आंदोलन में कई युवाओं की जान चली गई। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं नेपाल के सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल और पंजाब के दौरे से लौटकर सीधे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में पहुंचे, जहां नेपाल के हालात पर लंबी चर्चा हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। यानी भारत के सर्वोच्च सुरक्षा तंत्र ने नेपाल के मसले पर गंभीर विचार विमर्श किया। नेपाल की हालत बिगड़ने के बाद 2 दिनों में जिस तरह संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों तक को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, जिस तरह वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उनकी तस्वीरें सामने आईं, जिस तरह एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी तक को आग के हवाले किए जाने की खबर सामने आई, उसने नेपाल की राजनीति को ही नहीं बल्कि उसकी सामाजिक संरचना को भी झकझोर कर रख दिया है। काठमांडू की सड़कों पर सेना की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सुरक्षा का जिम्मा अब पुलिस से छिनकर सेना के हाथ में चला गया है, लेकिन हालात काबू में आते नजर नहीं आ रहे। जिंजी आंदोलन का उभार नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह बन चुका है। कोई इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत बता रहा है तो कोई इसे सोशल मीडिया बैन से उपजी चिंगारी मान रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर एक जैसी हिंसा आखिर कैसे भड़क गई? क्या यह सिर्फ जनता का गुस्सा था या इसके पीछे कोई और सुनियोजित ताकत काम कर रही थी? संसद से लेकर सड़कों तक हर तरफ भय और अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। सड़कों पर सेना के जवान गश्त कर रहे हैं, लेकिन गुस्से से भरी भीड़ अभी भी जगह जगह इकट्ठा होकर सरकारी इमारतों को आग लगाने से पीछे नहीं हट रही। ऐसे में भारत की चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि भारत का सबसे करीबी साझेदार है। दोनों देशों की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें एक दूसरे से गहराई तक जुड़ी हैं, और अगर नेपाल अस्थिर होता है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ना तय है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश सिर्फ नेपाल की जनता के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि भारत इस संकट को बेहद गंभीरता से ले रहा है और उसकी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर पल पल बनी हुई है। लेकिन रहस्य और डर यही है कि अगर यह आंदोलन थमा नहीं तो नेपाल की सत्ता किस करवट बैठेगी? क्या वहां लोकतंत्र बचेगा या फिर सेना की पकड़ मजबूत होगी? और अगर सेना लंबे समय तक काबिज रहती है तो नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा? यही सवाल अब दुनिया भर की सरकारों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। नेपाल की सड़कों पर मची तबाही और आगजनी के बीच जैसे ही भारत से संदेश आया कि हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, वैसे ही काठमांडू की गलियों में एक नई हलचल शुरू हो गई। भीड़ का गुस्सा थमने की जगह और बढ़ गया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि अब बाहरी दखल की कोशिश होगी और इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। रात गहराती गई और सेना की गाड़ियों की गड़गड़ाहट से पूरा काठमांडू कांपता रहा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भीड़ अचानक किसके इशारे पर एक जगह से दूसरी जगह फैल रही थी। कोई कह रहा था कि यह सिर्फ युवाओं का गुस्सा है, कोई कह रहा था कि इसके पीछे नेपाल की ही पुरानी राजनीतिक ताकतें हैं और कोई इसे विदेशी खुफिया एजेंसियों का खेल बता रहा था। लेकिन इस सच्चाई तक किसी की पहुंच नहीं हो पाई। संसद जल चुकी थी। राष्ट्रपति भवन का खंडहर सिर्फ राख में बदल चुका था। प्रधानमंत्री ओली का ठिकाना अब तक रहस्य बना हुआ था और लोग इस सवाल पर बहस कर रहे थे कि आखिरकार सत्ता किसके हाथों में जाएगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि 9 सितंबर की रात को सेना ने जैसे ही कमान संभाली, उसी वक्त कर्फ्यू का ऐलान हुआ। लेकिन कर्फ्यू लागू होने के बाद भी न तो गोलियों की आवाज थमी और न ही आगजनी रुकी, बल्कि खबरें आने लगीं कि सेना के भीतर भी एक धड़ा इस आंदोलन से सहानुभूति रखता है और यही वजह है कि कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सैनिकों ने हाथ मिलाया। उधर भारत की चिंता और गहरी हो गई, क्योंकि सीमा से सटे जिलों में अचानक से भीड़ का मूवमेंट देखा गया। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बिहार के कुछ हिस्सों में रात को गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई। लोग कहने लगे कि नेपाल की लपटें अब धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही हैं।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक और बैठक बुलाई और साफ कहा कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उस पर भारत चुप नहीं बैठ सकता। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की सैन्य दखलंदाजी से इनकार किया। उन्होंने दोहराया कि भारत केवल शांति और बातचीत का रास्ता चाहता है। लेकिन जैसे ही मोदी का बयान आया वैसे ही नेपाल के अंदर अफवाह फैल गई कि भारतीय सेना जल्द ही बॉर्डर पार कर सकती है और इसी अफवाह ने आंदोलन को और भड़का दिया। रात के अंधेरे में काठमांडू की गलियों से उठती चीखें अब पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बन चुकी थीं। सोशल मीडिया पर छिपे हुए वीडियो दिखा रहे थे कि कैसे युवाओं ने सेना की गाड़ियों को घेर लिया और सैनिकों के साथ संवाद करने लगे। कुछ जगहों पर सैनिकों ने अपनी गन नीचे रख दी और प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे उनके दुश्मन नहीं हैं। यही दृश्य नेपाल के भविष्य का सबसे डरावना सस्पेंस बन गया है, क्योंकि अगर सेना बंट जाती है तो नेपाल में सिर्फ गृह युद्ध ही होगा। लेकिन रहस्य की परत यहीं खत्म नहीं होती। यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर ओली कहां हैं? क्या वह सचमुच नेपाल में हैं या किसी विदेशी दूतावास में छिपे बैठे हैं? क्या उन्होंने पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए विदेश भागने की योजना बना रखी थी? इसी बीच खबर आई कि ओली की गुप्त रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है, जिसमें वह किसी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर कह रहे हैं कि हालात अब हाथ से निकल चुके हैं और उन्हें सुरक्षित रास्ता चाहिए। यह रिकॉर्डिंग सही है या फर्जी, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जनता का गुस्सा और उबल पड़ा। भारत के टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेपाल को अगला सीरिया कहने लगी। और इस सब से बीच असली सवाल यही है कि क्या नेपाल की आग सीमाओं के पार भी जाएगी? यही सस्पेंस लोगों को डरा रहा है। रात दर रात नेपाली जनता और भारतीय सीमा पर रहने वाले लोग बेचैन नींदों में जाग रहे हैं और इस बेचैनी का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर नेपाल गिरता है तो एशिया की राजनीति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। और इस पूरे संकट के बीच हम आपसे सिर्फ यही कह सकते हैं कि जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्योंकि अगले चंद घंटे नेपाल और पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य को तय करेंगे। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सस्पेंस और ग्राउंड रिपोर्ट्स सबसे पहले और सबसे गहराई से देखना चाहते हैं तो चैनल तरी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको हर खबर मिलेगी उसी सच्चाई और उसी जज्बात के साथ जिसे बाकी मीडिया छुपा लेती है।